शब्बीर ने गुजरात में एक ऐसे नौजवान को देखा है जो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कुछ भी कर सकता था, मगर सवाल यह है कि वो ख्वाब था क्या जिसने एक अच्छे खासे लड़के को अपनी मंगनी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सही से डालना भाई, सही से। जीनत 40-42 बरस की औरत थी और बाल बच्चे वाली थी, मगर उसकी चटक मटक किसी कम उम्र लड़के की तरह थी। शब्बीर ने देखा कि वो दरवाजे पर सब्जी खरीद रही थी कि ऐसे में 21-22 साल नौजवान सलीम का उधर से गुजर हुआ। अच्छा ये बताओ, कहाँ जा रहे हो? मैं जरा काम से जा रहा था। पता है तुम किस काम से जा रहे हो? ये ले भाई, दे दे। सही। सुनो, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। सलीम जैनब के कहने से अंदर चला गया। जैनब ने सब्जी एक तरफ रख दी। आओ बैठो ना। ये बताओ, तुम इतने हौनक क्यों बने रहते हो? अच्छी बनी अल्लाह पाक की शक्ल सूरत दी है तुम्हें। अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल ठीक मैं ठीक कर लेता हूँ। अरे भाई, जो कह रही हूँ करने दो ना। अच्छा रुको, कहाँ गई? हाँ, ऐसा करो, ये शर्ट पहनो, ये तुम पे बहुत सूट करेगी। अगर मगर क्या? पहनो ना बाबा, बहुत अच्छी लगोगी तुम। समझ गई। मैं भाई जाती हूँ, तुम पहन लो, ठीक है? सलीम हैरान था कि इतनी मेहरबानी क्यों हो रही थी। उसने नई शर्ट पहनी और अपने आप को आईने में देखने लगा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम, बिल्कुल शहजादे। शुक्रिया। अब बताओ, मंगेतर से मिलने जा रहे थे ना? आपको कैसे पता? अरे पागल, औरत हूँ मैं। तुम लड़कों को मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? अच्छा एक बात बताओ, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? सच सच बताना। क्या उसके बाल मेरी तरह हैं और आंखें? नहीं, वो आपकी तरह खूबसूरत नहीं है और उसके तो बाल भी बहुत छोटे हैं। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, और अगर दिल नहीं चाह रहा जाने का तो बैठ जाओ। अब हम दोनों ना बातें करेंगे। नहीं, मैं अभी जाता हूँ, मैं फिर आऊंगा दोबारा। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक। जैनब 40-42 साल की खुश शक्ल औरत थी। शौहर बैरून मुल्क मुलाजमत कर रहा था और वो यहाँ अपने बच्चों के साथ रह रही थी। अपने से इंतहाई कम उम्र लड़के पर उसका दिल आ गया था और उसने सलीम को इस तरह अपनी अदाओं के जाल में फांस लिया था कि वो अपनी मंगेतर को भूलता जा रहा था। हेलो, एक मिनट होल्ड करो, मैं बात करता हूँ, मंगेतर की कॉल आ रही। ओके। शब्बीर ने देखा कि सलीम फोन पर जैनब से बात कर रहा था कि इसी दौरान उसकी मंगेतर का भी फोन आ गया। क्या बात है सलीम, जब फोन करती हूँ उठाते ही नहीं हो। 2 घंटे से फोन कर रही हूँ, किससे बातें कर रहे थे? अरे वो मेरा एक दोस्त था ना, वो दिमाग खाता रहता है, वो फोन कर रहा था। तुम बताओ कैसी हो? ये तो तुम बताओगे ना कैसी हो। अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो यार। अच्छा सुनो, मैं 1 आध घंटे में खुद फोन कर लूंगा तुम्हें, सही है? पता नहीं यार। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। हाँ तुम लाइन पर हो ना, सुन रही हो? हाँ हूँ, और सब सुन भी लिया है मैंने। ठीक तो कह रही है वो। किससे इतनी लंबी लंबी बातें करते हो तुम? अरे यार, आपने तो मेरा ज़हन जकड़ के रख दिया है। आपके अलावा तो कुछ सोचता ही नहीं हूँ मैं। तो आ जाओ घर पर। आज तो बच्चे भी दादी के घर गए हुए हैं। एक बात बताऊं, आपके शौहर को पता चल गया कि आप मुझसे मिलती हैं तो? मिलती नहीं हूँ, प्यार करती हूँ। अगर चल गया पता तो कह दूंगी। छोड़ दो मुझे। और अगर उसने सच में छोड़ दिया तो? ये तो मैंने सोचा नहीं। अच्छा सुनो, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो।
जैनब ने इस तरह मुस्कुराते हुए कॉल काट दी जैसे उसे यकीन हो कि सलीम दौड़ा दौड़ा उसको मनाने के लिए जरूर आएगा, और हुआ भी यही। थोड़ी देर में शब्बीर ने सलीम को जैनब के दरवाजे की बेल बजाते देखा। जैनब ने दरवाजा खोला तो उसने अपने सर पे दुपट्टा बांध रखा था, जैसे उसके सर में शदीद दर्द हो रहा। आओ आओ, अंदर आ जाओ। सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, बहुत शदीद दर्द है मेरे सर में। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिससे प्यार करती हूँ वो मजबूर ही निकलता है। लेकिन मैं तो मजबूर नहीं हूँ। मियाँ, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, मगर शादी नहीं हुई है मेरी। तुम करोगे मुझसे शादी? हाँ, करूंगा तुमसे शादी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिससे प्यार करती हूँ वो मजबूर ही निकलता है। लेकिन मैं तो मजबूर नहीं हूँ। मियाँ, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, मगर शादी नहीं हुई है मेरी। तुम करोगे मुझसे शादी? हाँ, करूंगा तुमसे शादी। 4 बच्चे हैं मेरे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने बच्चे हैं। दुनिया वाले तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं सबका सामना कर लूंगा। पक्का? पक्का। अच्छा रुको, मैं तैयार होके आती हूँ। आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। जैनब अंदर चली गई तो वो जैनब की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर में जैनब बाहर आई तो सलीम उसे देखता रह गया। ठहरो, अब बताओ कैसी लगी? अच्छी लगी। बस अच्छी? क्या बहुत अच्छी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही है। ये लो गाड़ी की चाबी, तुम गाड़ी में बैठो, मैं दरवाजे लॉक करके आती हूँ, ठीक है? सलीम खामोशी से कार में बैठता दिखाई दिया और फिर थोड़ी देर में जैनब ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मौसीकी की हल्की धुन पर कार तेजी से जाती दिखाई दे रही थी। जैनब और सलीम के मामला इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि जैनब के भाइयों तक को पता चल गया। इधर सलीम का बाप भी खासा परेशान था। सलीम का बाप परेशानी और गुस्से में टहल रहा था कि उसी वक्त सलीम भी घर में दाखिल हो गया। हाँ भाई सलीम बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये जैनब कौन है? बाबा वो पीछे 2 गलियां छोड़ के रहती हैं जैनब। अच्छा, तुम वहां जाते क्यों? बाबा उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ मैं। देखो बेटा, अब तुम वहां नहीं जाओगे, ठीक है? क्यों बाबा? तुम्हारी शादी होने वाली है बेटा, थोड़ा ख्याल करो। लेकिन इस बात का मेरी शादी से क्या लेना देना? देख बेटा, आखिर वो हजरत तुम्हारी मंगेतर है। हाँ, लेकिन वो आप दोनों की पसंद है, मेरी नहीं। अरे सुनती हो सलीम की माँ? सलीम की माँ, हाँ जी, क्या हुआ? क्या फरमा रहे हैं आपके साहबजादे? सुन लीजिए। क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि इन्हें हजरत पसंद ही नहीं है। क्यों भाई, इतनी प्यारी तो है। प्यारी आप दोनों की पसंद है, मेरी नहीं वो है। तो क्या तू हजरत से मंगनी तोड़ देगा? हाँ, तोड़ दे आप ये मंगनी। कोई और पसंद है? मुझे जैनब पसंद है। जैनब पसंद है? या अल्लाह, वो 4 बच्चों की माँ पसंद है तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ, वो 4 बच्चों की माँ, उसी से शादी करूंगा मैं, वो तलाक लेने की। सुन रहे हैं आप, ये क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, सब सुन रहा हूँ। पागल हो गया ये। मेरा बस चले ना, तुम्हें सिर्फ अभी गोली बांटूं। चल दफा हो जाते, निकल इस घर से। आप दोनों को हो क्या गया है? मैंने शादी की बात की है, आप दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इस घर में मैयत हो गई हो। हाँ हाँ, मैयत हो गई इस घर में। तू समझ ले कि तेरे माँ बाप मर गए। दफा हो जाते मेरी नजरों के सामने से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जा उसी के घर पे जा, जैनब के। दफा हो जाते। इस वाक़े के बाद एक दिन 21 साला सलीम की लाश मिली जिसे गोलियां मार दी गई थीं। सलीम के घर वालों ने जैनब के भाइयों को नामजद किया था, जबकि ये शुबा भी किया जा रहा था कि सलीम ने खुदकुशी की है। पुलिस तहकीकात कर रही है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जैनब 4 बच्चों की माँ थी
और तकरीबन 1 साल से इस मुबशर के पीछे लगी हुई थी। 1-2 महीना हो गया ये ब्लैकमेल उसे कर रही थी और उससे पैसे बटोर रही थी। तो मेरी अपील है कि मुबशर का इंसाफ किया जाए। मेरा बेटा मुबशर सलीम जिहड़ा 26 तरीक फायर करके मार दिता, उसका असल मुद्दा जिहड़ा है वो जैनब बीबी है। जैनब ने मेरे बेटे की ब्लैकमेल कर गया, उसने कोई वीडियो बना के उसको पैसे खाती रही है। मैंने इंसाफ दिलाया है, वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह आगे करना है कि मैनू बेटे मेरे का इंसाफ दिलाया जाए। शब्बीर ने गुजरात में पेश आने वाले इस अनहोने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और मुकम्मल तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। पतोकी में एक साहिब जायदाद बाप का इंतकाल हुआ तो विरासत उसके बच्चों में तकसीम हो गई। एक मकान पर बड़े भाई की नीयत खराब हो गई और भरे घराने में फूट पड़ गई। देखिए शब्बीर की जबानी, कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बड़ी ईद में 2-3 दिन बाकी थे और सामक की 6 की 6 शादीशुदा बहनें घर में मौजूद थीं। कोई बहन मसाला पीस रही थी और कोई बारबेक्यू के सामान की सफाई कर रही थी। आंगन में तख्त बिछा हुआ था और बहनों का शादीशुदा 25 साला भाई असामा पांव लटकाए बैठा था। बाजी, गुलाम रसूल भाई कुर्बानी के लिए जानवर लाया या नहीं? पता नहीं, वो तो हम लोगों से इस तरह से खाइफ हुए ना जैसे हम उनके सौतेले हो। भाभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती, क्यों करेंगे वो सीधे मुंह बात? कहीं हम उनसे घर का ना पूछ लें। हालांकि अब्बा की जायदाद में बराबर का हिस्सा मिला है भाईजान को। अरे 5 महीने का मकान जो है उसमें भी तो बहनों का हिस्सा है ना। कहाँ बहन, वो भाई साहब ने किराए पे चढ़ाया हुआ है और किराया भी खुद खा रहे हैं। अरे जिसको जो मिल गया वो मिल गया, छोड़े यार, क्यों छोड़े? मैं तो नहीं छोड़ूंगी अपना हिस्सा। और तुम एक बात बताओ, वो जो जानवर लेकर आए उसको खाना पानी दिया? हाँ बाजी, डाल रहा हूँ खाना। अच्छा मैं देख लेता हूँ। असामा बाहर निकला तो बराबर बराबर 2 जानवर बंधे हुए थे। एक जानवर को असामा का 14 साला भतीजा चारा खिला रहा था। हाँ अलमास, इधर आओ यार, ये मेरी गाय को भी खाना खिला दो। ये चारा तो मैं लेकर आया था। ये चारा मैं लेकर आया था अब्बू के साथ जाकर। यार अच्छा, ये पैसे पकड़ो, जाके और चारा ले आओ। मैं नहीं जा रहा, किसी और को बोलते हैं। तुम्हें किसी ने तमीज ही सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? इस दौरान असामा का बड़ा भाई 55 साला गुलाम रसूल भी बाहर आ गया। भाईजान, मैंने उसको चारा लाने का बोला, इसने मुझे साफ मना कर दिया। इतना छोटा बच्चा उससे चारा मंगाएगा, जाके खुद ले क्या? ठीक है भाईजान। और बात सुन, घर में कोई आया भाई? वो भाईजान छोटी बाजी और बड़ी बाजी आई हुई हैं और ईद यहीं मनाएंगी। मेरी बुराइयां हो रही हैं? अरे नहीं भाईजान, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अबे रहने दो, सब पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। तुम लोगों को जरा भी तौफीक नहीं होती ना कि बड़े भाई को सलाम ही कर लूँ? ऐसी बात नहीं है भाईजान, मैं बस आने ही वाली थी, वो जरा घर के कामों में लग गई थी। भाभी है घर पे? हाँ है। मैं आती हूँ। हाँ सही है, आ जाना। चल भाई, सारा डाल जाकर। दूसरे ही लम्हे असामा और गुलाम रसूल की बड़ी बहन चादर लेकर घर से बाहर निकली और बराबर वाले मकान में चली गई। भाई हमारी बड़ी नंद आई है, बड़े लोग हैं, हम गरीबों को कहाँ पूछेंगे। और भाई से मुलाकात हुई तुम्हारी? बाहर ही थे वो। हाँ, मेरी सलाम दुआ हुई है भाईजान से। क्या भाभी गरीब, माशाल्लाह सारी जिंदगी भाईजान ने जद्दा में इतना तो कमाया है और अभी अब्बा की जायदाद से भी तो उनको हिस्सा मिला है, फिर कहा है कि गरीब? वो तो सबको मिला है। नहीं, हमें नहीं मिला है। पुराने मोहल्ले में जो मकान है ना, वो भी भाईजान के कब्जे में और किराया भी वही खा रहे हैं। पता नहीं, तुम जानो तुम्हारे भाई साहब। भाभी आप कभी उनसे कहे ना कि हम बहनों का हिस्सा दे दें, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। भाई वो तो यही कहते हैं कि सबका हिस्सा दे चुके हैं और ये मकान उनके हिस्से में आया। ऐसे कैसे उनके हिस्से में आ गया? उस मकान में हम बहनों का और उसामा का भी हिस्सा है। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ भाई। बड़ा भाई भी वहाँ आ गया और सामने ही बैठ गया। कौन से हिस्से की बात हो रही है? हमने तो अपनी गाय की है पूरी, उसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है। भाईजान, मैं गाय के हिस्से की नहीं, मकान के हिस्से की बात कर रही हूँ। आपको पता है हमारे हालात कितने तंग हैं। मैं तो कब से उसी की आस लगाए बैठी हूँ। हमारा हिस्सा हमें दे देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन से हिस्से की बात कर रही है?
वो मकान पूरे का पूरा मेरा है, मेरा अपना, उसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है। और अगर तुम चाहो तो बड़े शौक से कोर्ट चली जाना, कर दो केस मेरे ऊपर, मगर मैं किसी को कोई हिस्सा देने वाला नहीं हूं, समझी तुम? बड़ी आई मकान का हिस्सा। अरे छोड़ो ना झगड़ा, लो तुम चाय पियो। मैं जा रहा हूं नहाने, पिलाओ इनको चाय। क्यों उदास होती हो इतनी? आप ही बात करें इनसे, वो तो ना कुछ सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है। अरे छोड़ो, मैं बात कर लूंगी उनसे, अभी वो गुस्से में है। तुम चाय पियो, बिस्किट लाऊं क्या? नहीं, बस चाय काफी है। अच्छा भाई, ईद वाले दिन ना दोपहर का खाना सबने हमारे साथ खाना है, और सबको भी कह देना। ठीक है, कह दूंगी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, घर में बहुत से काम पड़े हैं। शब्बीर ने देखा कि बड़ी ईद का दिन था और असामा के घर में खूब चहल पहल थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बाजी, आज आपको पता है क्या हुआ? ईदगाह में भाई साहब मिले थे और मैं भाई साहब से जैसे ही गले मिलने के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया। हाँ, वो हमसे मिलना नहीं चाहते ना, कहीं हम लोग जायदाद में उनसे हिस्सा ना मांग ले। ठीक है बाजी, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। देखभाल के उसामा, तुम्हें पता है भाईजान गुस्से के कितने तेज हैं। तो क्या हुआ? अच्छा बाजी, वो कीमे की मशीन मैंने ठीक करवा दी थी, वो देख लीजिएगा। हाँ, मैंने देख ली। अच्छा बाजी, भाई साहब ने एक हरकत और की है, उन्होंने हमारे मीटर में तार लगा रखा है और बिजली ले रहे हैं हमारे मीटर से। जब ही मैं क्या मानो, तुम्हें दिन क्यों आ रहा है? उसामा, पहली फुर्सत में जाकर तार निकालो, जाओ। जी बाजी, मैं आज ही तार निकाल लूंगा, बल्कि आज नहीं, अभी जाके तार निकालता हूँ। जाओ। भाईजान को जरा सा एहसास नहीं है छोटे बहन भाइयों को। शब्बीर ने देखा कि असामा घर से बाहर निकला, खामोशी से मीटर के पास गया और उसने बिजली का तार निकाल दिया, जिससे भाई के घर की बिजली चली गई। असामा के भतीजे 14 साल अल्मास ने गैलरी से झांक कर देखा तो असामा मीटर के पास ही मौजूद था। चाचा, मीटर का तार आपने निकाला है? चोरी करते हो तार लगाए मीटर में? नीचे आओ तो मैं दिखाता हूँ। अभी नीचे आता हूँ। ये देखो, ये तार लगाया हुआ था तुम लोगों ने। चाचा, लगाया हुआ था तो आपने निकाला क्यों? अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चाचा, आप ज्यादा बकवास ना करें। शब्बीर ने दोनों को गुत्थम गुत्था होते देखा, फिर अल्मास रोता हुआ अपने घर पहुंचा तो उसका बाप कैश में आ गया। अभी आ दो चाचा, अब्बू बुला ले। मैं क्या हो गया, रो क्यों रहा है? अब्बू, लाइट चोरी गई थी, चाचा ने मीटर का तार निकाला और मुझे मारा भी है। तार निकाला और तुझे मारा भी? अच्छा, रोना बंद कर, चल मेरे साथ देखता उसको, आजा। शब्बीर ने देखा कि उसने छुरी उठा ली थी और जीने से नीचे उतर रहा था। उस रोज बड़े भाई ने जायदाद के तनाजे पर छोटे भाई को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। ये है मकतूल के लवाहिकीन। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਦਾ। ਇਹ ਚੜਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਚਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਇਨਸਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣਗੇ। पार्टी बना के मेरे भरा नु कत्ल कराया, सानू इंसाफ देओ, असां इंसाफ मांगदे। तो छोटा भाई, उसका बेटा एक दिन घर आया, उसने आके कहा कि मेरा पापा आपको उधर बुला रहा है। वो गया, उसने देखा उसका पापा नहीं था। वो वापस घर आया, घर आके उसने अपने पापा को बुलाया। वो पीछे छुरी छिपा कर गया है और जाकर उसने उसके सीने पे ना ऐसे छुरी मार दी है। जब उसने छुरी मारी है तो वो नीचे गिर गया। उसके बाद उसका बेटा और वो दोनों फरार हो गए हैं। लिहाजा हमें जो इंसाफ चाहिए। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਹਟਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ मौत हो गई है। शब्बीर ने पतोकी में बड़े भाई के हाथों छोटे भाई के कत्ल पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और मुल्जिम को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर ने बूरेवाला में एक सरकारी स्कूल की टीचर को देखा है जिसका शौहर उसकी पेंशन और फंड्स हड़प करना चाहता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सना छुट्टी के बाद स्कूल से निकलकर सीधी बाजार पहुंच गई थी और वहां से अपने घर के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद रही थी। भाई ये वाली पत्ती दिखाएगा? जी, दोनों दिखा दें, येलो भी और ये कितने की है? ये 330 की और ये वाली 170। ये ले भाई, 100 रुपए वापस कर दे। शुक्र है सैलरी तो टाइम पे आने लगी। इसी दौरान उसके शौहर का फोन आ गया। हेलो सना, घर आ गई हो तुम? हाँ मैं तो आ गई, लेकिन आप कहाँ हैं? मैं यहाँ शोरूम पे बैठा हूँ। तो कब तक आएंगे आप? अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में मैं। अच्छा एक बात बताओ, तनख्वाह मिल गई तुमको? हाँ तनख्वाह तो मिल गई है। क्यों? यार 2-4 हजार रुपए चाहिए थे, किसी से उधार दिए थे, मैंने सोचा तुमसे लेकर दे दूं। मुझे तो अभी मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ना। पैसे तो हैं लेकिन घर के खर्चे के लिए हैं। खैर मैं टेबल पे रख दूंगी, आप उठा लिएगा। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है ओके, अल्लाह। कुछ देर में शौहर घर में चोरों की तरह दाखिल हुआ। बीवी गहरी नींद सो रही थी। उसने मेज पर रखी हुई रकम उठाई और फिर चुपके से बीवी के बैग से भी कुछ पैसे निकाल लिए। अचानक उसकी नजर पे स्लिप पर पड़ी जो उसने खामोशी से जेब में रख ली और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। सना और तनवीर की कुछ अरसे पहले शादी हुई थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और तीसरे बच्चे की आमद थी। तनवीर एक शोरूम पर काम करता था, लेकिन घर का खर्चा चलाने के बजाय अपनी कमाई अपनी खालाजाद पर खर्च करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था और बीवी से जान छुड़ाने के बहाने ढूंढता रहता था। शब्बीर ने देखा कि सना का शौहर अपनी मुबैना महबूबा जो उसकी खालाजाद थी उसके साथ कार में सैर व तफरीह कर रहा था। और बहुत एंजॉय किया मैंने। आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? बस कभी कभी याद आ ही जाती है। फिर उन्होंने एक चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक दी और हॉर्न बजाकर वेटर को बुला लिया। वेटर, ये साहब, भाई 2 चाय अच्छी सी बनवा के लेके आइए, कड़क जरा। अभी लाया। और बताएं आपकी वाइफ के क्या हाल है? बहुत अजाब में हो। उसकी बुरी तबीयत है उसकी। अम्मी अब्बू ने गले डाल दिया है मेरे समझ में नहीं आता क्या करूं। बहुत मुश्किल है मेरा गुजारा। मेरा बस चले तो उसे आज ही छोड़ दूंगा। कितना आसान है, 2 बच्चे आपके, पढ़ी लिखी है आपकी वाइफ, ना को चने चबवा देगी आपको। हर वक्त फसाद बर्पा। जब घर जाओ तो फसादी हुआ नजर आता है। अम्मी से ना मिलो, अब्बू से ना मिलो, खाला से ना मिलो, भाइयों को लिफ्ट ना कराओ। तो मुझे तो समझ में नहीं आता करूं क्या मैं। आप चाय? हाँ बहुत शुक्रिया भाई, ये तुम्हारी पसंद की चाय। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे चक्करों में मत पड़ो। जो होना था हो गया, तुम अपना घर मत खराब करो। नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तो छोड़ दो, क्यों लटका के रखा हुआ है तुमने इस मसले को? अच्छा मुझे देर हो रही है, मुझे घर छोड़ दो। तुम चाय पी ली? वेटर, ये बस।
तनवीर की नजर अपनी बीवी को मुस्तकबिल में मिलने वाली पेंशन और फंड्स पर थी, लेकिन उसके हुसूल के लिए बीवी का मरना जरूरी था। तनवीर कुछ खतरनाक सोचने लगा था। शब्बीर ने देखा कि तनवीर एक मुबैना जराइम पेशा के पास बैठा हुआ था। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 2 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, कल आ जाना, एडवांस ले लेना और बाकी पैसे काम के बाद। ठीक है। तनवीर ने मुबैना तौर पर किराए के कातिल की खिदमत हासिल कर ली थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तनवीर अपने शोरूम पर था कि उसकी बीवी का फोन आ गया। अरे क्या हुआ, खैरियत तो है सब कुछ? वो कुछ लड़के घर में घुस आए थे, मैंने शोर किया तो फायरिंग करते हुए भाग गए। क्या? आप जल्दी से घर आ जाए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बीवी से बात करके तनवीर ने किराए के कातिल को फोन मिला दिया। हेलो, हाँ बोलो। तुम्हारे आदमी गए थे उसे मारने क्या? नहीं तो। अच्छा, फिर वो कौन लोग थे? क्या हुआ, काम हो गया? अरे नहीं यार, काम नहीं हुआ है, वो लोग सिर्फ फायरिंग करके चले गए हैं। तुम क्या चाहते हो, काम कब तक हो? जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लो। और देखो, अगर फंस जाओ तो मेरा नाम नहीं लेना। बेफिक्र हो जाओ। ओके। मुबैना तौर पर तनवीर ने अपनी बीवी पर किराए के कातिल से कातिलाना हमला करवाया, लेकिन उसकी जान बच गई। उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां तनवीर की बीवी की जान तो बचा ली गई, लेकिन उसके बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस का कहना था कि मुल्जिम को शक था कि उसकी बीवी के किसी के साथ मुबैना नाशाइस्ता ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से मुल्जिम ने बीवी पर फायरिंग करवाई और वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही चंद घंटों के अंदर अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। हम मौके पर पहुंचे हैं तो उधर एक खातून वो जख्मी हालत में थी, हमने फौरन उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसके बाद हमने उधर का बरीक बिन्नी से हमने जायजा लिया जहां ये वकूआ दरपेश हुआ था। वहां से हमें एक पिस्टल का खौल और एक जो चलीदा सिक्का था पिस्टल का वो हमें मिला है। इसी दौरान हमारी एक टीम गश्त कर रही थी तो उन्होंने 2 मोटरसाइकिल सवारों को जो कि मशकूक हालत में जा रहे थे उनको देखा, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है। जब वो नहीं रुके तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया। हमारे जवानों ने भी हक के हिफाज़त खुद इख्तियारी के तहत उन पे फायरिंग की है। इसी दौरान हमारी मजीद पुलिस की इमदाद पीछे से पहुंच गई है और उनको हमने घेरा डाल के उधर गिरफ्तार कर लिया। जब हमने उनसे इंटेरोगेशन की है तो उन्होंने इस बात को तस्लीम की है ये जो हाउस रॉबरी वाली गुलशन रजा वाली वारदात थी वो हम लोगों ने की है। तो हमने उनसे मजीद इंटेरोगेट किया तो उन्होंने बताया कि इस वारदात के लिए हमें जफर नामी शख्स जो कि 555 का रिहायशी है उसने हमें हायर किया था। फिर हमने जफर नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। जब हमने उससे मजीद इंटेरोगेशन की तो उसने कहा कि खातून का जो शौहर है तनवीर उसने हमें उसने मुझे कहा था कि आप मुझे बंदे दे और ये वकूआ मैंने इस तरह से वकूआ करवाना है। तो वो जब हमें पता चला भी जो इस खातून का शौहर है वो भी इन्वॉल्व है। इसी दौरान जो खातून को तो वो THQ से उन्होंने निश्तर हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। इसी दौरान हमारी एक टीम और मैं खुद हम लोग निश्तर गए हैं और उधर से हमने तनवीर को गिरफ्तार किया है और उसके जब हमने इंटेरोगेशन की है तो उसने वाकई तस्लीम किया भी ये वारदात मैंने खुद करवाई है। जब हमने उससे वजह नात पूछी भी आपने ये वारदात क्यों करवाई है तो उसने कहा भी मुझे अपनी बीवी के किरदार पे शक था इसलिए मैंने ये वारदात की है। ये है मुबैना मुल्जिम की बीवी। मेरे साथ तनवीर ने पहले भी 2 वाक़यात मुझे मरवाने के लिए दिए। उसका मेन मकसद लालच था और पैसा जो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई थी उसको लेना था। इसके लिए उसने सबसे पहले मुझे कार हिट करवाई, वो अल्लाह की कुदरत से मैं बच गई। इसने 2 माह बाद दोबारा दूसरा वाक़या दोहराया जिसमें इसने मुझे स्कूल से निकलते हुए फायरिंग करवाई और उसमें भी इसका ही हाथ था। ये असल में मुझे मरवा के मेरी जो सैलरी बकाया चार्ज और इंश्योरेंस से पैसा मिलना था और दूसरी शादी का इसको लालच था कि मर जाएगी मैं शादी करवा लूँगा। अगर इसको छोड़ा तो मुझे इसको छोड़ने पे बच्चे भी देने पड़ेंगे
सब कुछ देना पड़ेगा। इस लालच में, इस चीज से बचने के लिए इसने मुझे मरवाने की हर मुमकिन कोशिश की और इसने इस दफा तो हद ही कर दी। ना सिर्फ मरवाने की कोशिश की बल्कि मेरी बच्ची जो इस दुनिया में आने में 1 हफ्ता बाकी था उसको भी इसने मरवा डाला। ये सब इसने लालच में किया। हमारा अलग का कोई प्लान नहीं था। ये सर झूठ बोलता है। अगर अलग का प्लान होता तो हम घर मतलब बैठ के कोई समझौता कर लेते। ये सर झूठ बोल रहा है। इसने ये सब कुछ लालच में आके अपनी वालदा के साथ मिलके मुझे मरवाने की हर मुमकिन कोशिश की है। शब्बीर ने बूरेवाला में पेश आने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ और बहस व तकरार मामूल की बात है, लेकिन अगर इख्तिलाफात दुश्मनी की हद तक बढ़ जाएं तो यकीनन तशवीशनाक बात है। और फिर इस केस में तो मुबैना तौर पर बीवी के पैसे हथियाने के लिए जान से मारने की कोशिश का दावा भी सामने आया है। मजीद तहकीकात से असल हकायक सामने आ सकेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।